नेपाल, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए विश्व विख्यात है, 2025 में इसकी सामाजिक राजनीतिक स्थिति महत्वपूर्ण मोड़ पर है। वहाँ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जो हिंसक उपद्रव में बदल गए, जिसे जैन जी प्रोटेस्ट नाम दिया गया। इन प्रदर्शनों के शुरू होने की चिंगारी सरकार द्वारा 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब को बैन कर देना था। टिकटॉक, जो कि चाइना का था, उसे बैन नहीं किया गया। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम युवाओं में आक्रोश पैदा करता है। इसे वे अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला और सेंसरशिप का प्रतीक मानते हैं। इसके विरोध में युवाओं ने टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे को मैसेज भेजकर 8 सितंबर को राजधानी काठमांडू में शांति प्रोटेस्ट शुरू किया। उनका कहना था कि करप्शन यानी भ्रष्टाचार को बंद करो, सोशल मीडिया को नहीं। तो इन प्रदर्शनों के शुरू होने की पृष्ठभूमि में मुख्य कारण रहा है भ्रष्टाचार, सरकारी लापरवाही। 2008 में नेपाल में राजतंत्र समाप्त हो चुका था और लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। लोकतंत्र के आने के बाद करप्शन नेपाल में इतना अधिक बढ़ गया था कि इसको रोकना मुश्किल हो गया था। हर डिपार्टमेंट करप्ट हो चुका था। रोज नए घोटाले सामने आ रहे थे, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था और शासन प्रणाली पर गहरा असर डाला। इनमें चाइना के सहयोग से बनने वाला एयरपोर्ट का 1400 करोड़ का घोटाला, ललिता निवास भूमि घोटाला, वाइड बॉडी एयरबेस खरीद घोटाला। इसमें विमानों की कीमत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया और कमीशन के रूप में बड़ी रकम का लेन देन हुआ। नेपाल तेल निगम घोटाला, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में 70,000 का घोटाला, चाय के गोदाम को कॉमर्शियलाइजेशन को बेच देना। इन घोटालों ने सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं और व्यापारियों के बीच मिली भगत को उजागर किया। इन घोटालों से देश में राजनीतिक आक्रोश फैल गया, जिससे आम जनता का विश्वास सरकार पर से उठ गया। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी थी, सामान्य बीएससी और बीए के विद्यार्थी को अपनी फीस भरने के लिए छोटा मोटा काम करना पड़ता। बेरोजगारी चरम पर थी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि नेपाल का युवा रोजगार की तलाश में यूक्रेन से लड़ने के लिए रशिया की सेना तक में शामिल हो रहे थे और अपनी जान गंवा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उच्च पदों पर बैठे नेताओं और मंत्रियों के बच्चों की विलासिता भरी जीवन शैली सोशल मीडिया पर उजागर हो रही थी, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रही थी, जिसे लोगों ने खूब शेयर किया। सोशल मीडिया पर यह खूब तूल पकड़ने लगा, जिससे जनता में गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि आम नागरिक गरीबी में जीवन जी रहे थे, जबकि सत्ता के नजदीकी लोग ऐशो आराम में थे। सोशल मीडिया पर नेपो किड्स ट्रेंड करने लगा। ऐसे में सरकार के कान भी खड़े हुए और उन्होंने सोशल मीडिया को बैन कर दिया, यह कहकर कि फेक न्यूज और भ्रामक जानकारी को फैलने से रोकने के लिए यह कदम उठाना आवश्यक है। इसी के विरोध में युवाओं ने शांति प्रदर्शन शुरू किया था। अगर सरकार का रवैया इस प्रदर्शन के प्रति सकारात्मक रहता तो ये प्रदर्शन इतना उग्र रूप धारण नहीं करते, लेकिन सरकार का दमनकारी रवैया रहा, जिसकी वजह से ये विरोध प्रदर्शन अत्यधिक उग्र रूप धारण करते चले गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया, 19 लोग मारे गए, 1300 से अधिक लोग घायल हो गए। इससे जनता का गुस्सा और अधिक भड़क गया और विरोध प्रदर्शन पूरे नेपाल में अधिक उग्र और हिंसात्मक रूप में फैल गए। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों जैसे सिंह दरबार, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दी। कई नेताओं के घरों को भी निशाना बनाया, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और कानून मंत्री वंडू कुमार थापा भी शामिल थे। प्रदर्शनों के दौरान कई जेलों को तोड़कर सैकड़ों कैदी फरार हो गए। ये प्रदर्शन नेपाल के इतिहास के सबसे बड़े और रक्त रंजित आंदोलनों में से एक बन गए हैं। इन प्रदर्शनों ने भ्रष्टाचार, सरकारी तंत्र की निष्क्रियता और युवाओं के लिए सीमित अवसरों के खिलाफ गहरी नाराजगी को उजागर। 9 सितंबर को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जनता के दबाव में इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया। इसके बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संसद को भंग कर दिया और 6 मार्च 2026 को नए चुनावों की घोषणा की। सुशीला कार्की को आगामी चुनावों तक अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है। उनकी छवि एक ईमानदार और भ्रष्टाचार विरोधी नेता के रूप में स्थापित है। उनकी नियुक्ति एक डिजिटल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से हुई है, जिसमें डिस्कॉर्ड पर 1,45,000 से अधिक लोगों ने मतदान किया और प्रधानमंत्री के चयन में भाग लिया, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी को दर्शाता है। यह डिजिटल सक्रियता पारंपरिक राजनीतिक संरचनाओं के बाहर एक नया राजनीतिक संवाद स्थापित कर रहे हैं। नेपाल के विरोध प्रदर्शन ने साबित कर दिया है कि जनता का आक्रोश और युवाओं की राजनीतिक जागरूकता किसी भी सरकार को गिराने की ताकत रखती। ये आंदोलन केवल सोशल मीडिया बंद करने या भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं था, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पारदर्शिता और जवाबदेही की व्यापक लड़ाई थी। नेपाल की वर्तमान सामाजिक राजनीतिक स्थिति युवा नेतृत्व, डिजिटल सक्रियता और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का संगम है। यह समय नेपाल के लिए संक्रमणकालीन दौर है। आने वाले चुनावों में देखना होगा क्या यह युवा नेतृत्व स्थायी राजनीतिक परिवर्तन का कारण बनता है। आपकी इस बारे में क्या राय है?